दोस्तों एक्सेल कोर्स के इस फर्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स। अगर मैं बात करूं इन बेसिक्स की तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी इनका एक रोल प्ले है और अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो इन बेसिक्स का आपको बाद में बेनिफिट मिलता है। तो बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल को कैसे शुरू करना है, एक्सेल से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। साथ ही हम छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसके साथ हम कुछ टूल्स का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है व्हाट इज एक्सेल। आप एक्सेल सीख रहे हो, लेकिन सवाल आता है कि आप एक्सेल क्यों सीख रहे हो, आखिर एक्सेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और हर जगह एक्सेल की डिमांड इतनी ज्यादा है क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आपको ऐसे टूल्स, फंक्शंस, फॉर्मूलाज मिलते हैं जो कि आपके घंटे के काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देते हैं, जिन्हें आप मिनटों में कर सकते हो। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो इसकी डिमांड इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि काफी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम है जो कि एक्सेल की मदद से बड़े ही आसान हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि किसी भी कंपनी की बात करें हम, चाहे वो छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, तो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे रिलेटेड काफी डेटा होता है कि उन एम्प्लॉयज का नाम क्या है, उनके डिटेल्स क्या है, उनसे रिलेटेड सैलरी स्लिप बनेगी, सैलरी शीट बनेगी, अटेंडेंस शीट बनेगी, वो सारा काम एक्सेल पर ही होता है। तो अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो किसी भी कंपनी के डेटा को अगर आपको मैनेज करना है तो वो काम आप एक्सेल से बड़ी आसानी से कर सकते हो। यही रीजन है कि एक्सेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी मदद से आप बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हो। अब आई होप कि जो पहला क्वेश्चन है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल क्या है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टर्म पे कि ठीक है एक्सेल क्या है समझ गए, अब हमें एक्सेल शुरू करना है। तो एक्सेल को कैसे शुरू करें? देखो, अगर आपके सिस्टम में नॉर्मली एक्सेल है, आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आप एमएस ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर रहता है। तो अगर आपके सिस्टम में एक्सेल है तो उसे खोलने के नॉर्मली दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको विंडो की को होल्ड करना है और आर प्रेस करना है। इससे रन कमांड एक्टिवेट होती है, जिसमें आप कुछ सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट से लिखते हो तो आप उसे इजीली स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मुझे एक्सेल स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल, सिंपली मैंने इसको कट किया और यहाँ पे लिखा एक्सेल। ये लिखने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा, आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मली ऑन स्क्रीन आपके सामने है। और इसके बाद बात करें इससे भी ज्यादा शॉर्टकट तरीके की, तो वो क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है इसमें जाना है और जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करना चाहते हो उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उससे रिलेटेड एप्लीकेशन सामने आ जाएगी ऑन स्क्रीन आपके, आपको उस पर क्लिक करना है और वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेल ही नहीं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आप ये वाला जो टर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अब जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो इस इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिसेंट, मतलब जिन फाइलों पे मैं रिसेंटली वर्क कर रहा था उनकी एक लिस्ट आ गई है और मैं उन्हें शॉर्टकट में खोलना चाह रहा हूँ। तो बस मुझे इन पे एक सिंगल क्लिक करना है और मैं उसे खोल लूंगा, नंबर वन। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। जो लोग एक प्रॉपर एक्सेल यूजर हैं, जैसे मान लो आप पूरा एक्सेल सीख लोगे, आपको अच्छे से आता है और आपको कोई नई रिपोर्ट बनानी है, कोई नया काम करना है, तो आप उसमें फॉर्मेट वगैरह का काम नहीं करना चाहते, तो ये जो बने बनाए टेम्पलेट है इसको आप ले लेते हो और इसमें जो भी अपना डेटा है उसे डालकर आप अपना काम आसान बना लेते हो। कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फाइल क्लिक कर दूं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप ये देख रहे हो इसमें एक बना बनाया फॉर्मेट है, टेबल लिया हुआ है, कलर किया हुआ है, डिजाइन अप्लाई है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना डेटा पुट ऑन करना है और जितना भी एडिटिंग पार्ट है वो ऑलरेडी टेम्पलेट में पहले से ही हुआ है, तो मेरा काम इसमें आसान हो जाता है। फिलहाल अभी हम एक बिगिनर लेवल पे एक्सेल को सीख रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, यानी एक खाली एक्सेल शीट पे। तो हमने इस पे क्लिक किया और हमें एक खाली एक्सेल शीट यहाँ पे मिल जाती है। जब आप इस एक्सेल शीट को ही देखोगे, बेसिकली एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स आप लेते हो। तो अगर हम बात करें एक वर्कबुक की, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें भी नजर आ रही हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो इन सबको बोलते क्या है, क्योंकि इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? जैसे मान लो कि ये जो बॉक्स है ये है सेल, ठीक है। अब मान लो कि आपका सीनियर आपको बोल रहा है कि आपको इस सेल में जाके कुछ करना है। अब आपको ये नहीं पता कि सेल क्या होता है, तो आप जाके करोगे कैसे? तो है ना बेसिक्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम सारी चीजों की बात करते हैं स्टार्टिंग से।
सबसे पहले जो ऊपर में आप ऑप्शन देख रहे हो जहां पे लिखा है बुक 1 एक्सेल, बेसिकली ये जो वर्कबुक हमने खोली हुई है एक्सेल की, तो अब इसका कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए वहां पे लिखा आ रहा है बुक 1। इसको बोला जाता है टाइटल बार। जिस नाम से भी आप फाइल को सेव करोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। जैसे रमेश के नाम से सेव किया है, सैलरी शीट के नाम से सेव किया है, तो वहां पे क्या आएगा, सैलरी शीट आ जाएगी। इसके बाद बात करें हम आगे, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है मेन्यू बार। अगर मैं बात करूं किसी भी एक मेन्यू की, जैसे होम का मेन्यू है, तो इसमें आप देख रहे हो इतने सारे टूल्स है जिनका अलग अलग काम है। इसके बाद हम बात करें और भी मेन्यूज की, जैसे इंसर्ट मेन्यू हो गया, तो इसमें देखो कितने सारे टूल्स है। पेज लेआउट की बात करें तो इसमें कितने सारे टूल्स है। तो इसी तरीके से जितने भी मेन्यू है उन सब में आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो फाइल से लेके हेल्प तक का जो ऑप्शन जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं मेन्यू बार। इसके साथ ही आपको शॉर्टकट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऊपर आप जो देख पा रहे हो ये सेव का ऑप्शन है। अगर आपको इस वर्कबुक को सेव करना है तो आप सिंपल इस आइकन पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हो, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। तो ये क्या है, ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी कुछ टूल्स को ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो। जैसे नया पेज का मेरे को ऐड ऑन करना ऑप्शन, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, तो न्यू पेज के लिए यहाँ पे मुझे आइकन मिल गया। तो यहाँ पे आप मल्टीपल आइकन्स को ऐड ऑन कर सकते हो, जिसकी मदद से फायदा ये है कि आप इन्हें इजीली एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है। आई होप कितना टर्म क्लियर। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास ये नेम बॉक्स, और एक ऑप्शन है यहाँ पे एफएक्स। इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है, जहाँ पे B3 लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें इस B3 की, तो ये हमें बता रहा है कि आप इस शीट में हो कहाँ पे। कहने का मतलब अभी मैं हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, H6। क्या लिख के आ रहा है, H6। तो बेसिकली जितने भी डब्बे आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी बॉक्स इसमें बने हुए हैं, इन्हें बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं, सेल। और इसमें जिस भी सेल पे आप अभी काम कर रहे हो, जैसे मैं इस सेल पे कर रहा हूं, उसका नाम मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप कौन से वाले सेल पे हो। अभी आप D3 पे हो, क्योंकि एक सेल दो चीजों के मिश्रण से बनता है, एक है रो और एक कॉलम। यहाँ पे जो रो है वो है रो नंबर 3 और कॉलम है D। तो D3 इस सेल का नाम है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ ही एक सवाल और आता है कि व्हाट इज रो एंड कॉलम इन एक्सेल। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं कि व्हाट इज रो एंड कॉलम, तो ये जितना भी अल्फाबेटिक बार आपको दिख रहा है, A B C D E F, और आप आगे तक जाते जाओगे तो बहुत आगे तक है, ठीक है। तो ये जितना भी अल्फाबेटिक पोर्शन आपको दिख पा रहा है, ये सब क्या है, आपके कॉलम्स है। क्या है, कॉलम्स है। और अगर हम बात करें न्यूमेरिक पोर्शन की, ये जो न्यूमेरिक बार है 1 2 3 4 जो है, ये है रोज। तो हमारा आंसर क्या होगा, एन अल्फाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इज कॉलम एंड अ न्यूमेरिक बार इन एक्सेल शीट इज रो। अब इसी के साथ एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इन एक्सेल शीट। ये ज्यादातर पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ज्यादातर बिगिनर एक्सेल यूजर्स इसका जवाब नहीं दे पाते। अभी नॉर्मली आप भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एक्सेल शीट खुली हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने कॉलम है, कितने रो है, अगर आप इसे गिनने बैठोगे तो ये बहुत ही बड़ा है। देखो ये सब यहाँ तक फैला हुआ है, तो बहुत बड़ी शीट है ये। और अगर आपको जानना है कि इसमें टोटल ये जो गिनती है 1 2 3 4 5 जो गिनती देख रहे हो ये कहाँ तक होगी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ऊपर यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि लिख के आ रहा है 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है। मतलब ये जो 1 2 3 आप देख रहे हो ये कहाँ तक है, 10,48,576। और अगर मैं इस ABCD की बात करूं तो ये है 16,384। तो ये आपको भी सुनने में काफी शौक लगा होगा, लेकिन अगर हम बात करें एक एक्सेल शीट की तो वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इतनी ज्यादा बड़ी जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है। सो आई होप कि ये पोर्शन अब क्लियर हो गया होगा कि रो एंड कॉलम क्या होता है और कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं एक एक्सेल शीट में। इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि इसे क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ये क्या है, ये आपको बताता है कि आपके एक्टिव सेल की लोकेशन कौन सी है। मतलब आप यहाँ पे हो तो इसका नाम बता रहा है, आप यहाँ पे हो तो इसका नाम बता रहा है। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, एफएक्स। ये होता है फॉर्मूला बार। बेसिकली आप अपने एक्सेल सेल में कोई भी काम करोगे, जैसे मैं यहाँ पे राहुल लिख रहा हूँ, तो आप देखोगे यही राहुल इस फॉर्मूला बार में भी लिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से एडिट करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेल में अप्लाई होगा। दूसरा यूज क्या है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लगभग 450 समथिंग है। तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो आप इस एफएक्स पे क्लिक करके
वो फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो। देखो मैंने क्लिक किया और फॉर्मूलों की लिस्ट यहाँ पे आ गई। तो इस fx का क्या यूज है कि आप फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए fx ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब आई होप कि गाइस इतना टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है शीट। बेसिकली अगर मैं इस फाइल की बात करूं तो ये पूरी फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और इसमें जो ये आप एक पेज देख रहे हो जहां पे हम काम करेंगे, इसमें जो हम काम करेंगे इसको बोला जाता है शीट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी आपको एक शीट मिली हुई है, लेकिन एक वर्कबुक में आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हो। मतलब इस एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल काम कर सकते हो। जैसे एक आपको शीट चाहिए सैलरी शीट की, एक शीट चाहिए आपको अटेंडेंस शीट की, एक शीट चाहिए आपको रिजल्ट के लिए, एक शीट चाहिए आपको वीलुकअप के लिए। तो आप एक ही वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स ले सकते हो जिसमें आप मल्टीपल काम कर सकते हो। तो अभी तो यहाँ पे एक ही शीट है, हमें और शीट लेनी है तो हम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में देखोगे यहाँ प्लस का सिंबल है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई शीट आ जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा टर्म आप क्या कर सकते हो कि आपने इस पर राइट क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो। आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो या फिर वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हो। हमने सेलेक्ट किया वर्कशीट और हम कर देंगे ओके। और यहाँ पे शीट 3 एक और शीट यहाँ पे आ जाती है। अब इसके बाद बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप देखो लिख के आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप चाहो तो इनको अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। जैसे मान लो मुझे इसका नाम रखना है सैलरी शीट, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिनेम का। आप रिनेम पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने लिखा सैलरी शीट, एंटर किया, यहाँ पे इसका नाम आ गया। फिर हमने यहीं पे डबल टैप किया, यहाँ पे मुझे लिखना है अटेंडेंस शीट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अटेंडेंस शीट। तो दो तरीके, एक तो आप इसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो रिनेम, या फिर आप सिंपली डबल टैप करो और तब भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। अब इसके साथ ही मान लो कि जो सैलरी शीट है इसको उठा के मुझे आगे रखना है, अटेंडेंस शीट को पीछे करना है। मतलब इसको पहले रखना है, सैलरी शीट को बाद में रखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको इस तरीके से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप इसे सेलेक्ट करो और उठा के रख दो इधर। तो आप यहाँ पे इसे रख सकते हो। और मान लो कि इसे उठा के आपको इधर रखना है तो आप इसे उठा के यहाँ रख सकते हो। तो सिंपल क्या किया हमने कि लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके हम किसी भी शीट को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। दूसरा आप चाहो तो राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है मूव और कॉपी का। आप इसमें जाओगे और मान लो अटेंडेंस शीट को मुझे लास्ट में मूव करना है, तो मैं कर देता हूँ मूव टू एंड, मैंने किया ओके। तो यहाँ पे कहाँ आ गया? एंड में आ गया। इसके साथ ही अगर मुझे इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, मान लो इसमें मैंने कोई काम कर रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है राजेश, महेश, सुरेश, नरेश, हर्ष और निशांत, मैंने कुछ नाम लिख दिए। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे यही एक और फाइल चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे और मूव और कॉपी पे क्लिक करके क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके ओके कर दो। इसके साथ ही गाइस अगर आप इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप राइट क्लिक करोगे और टैब कलर में जाके आप जो भी कलर रखना चाहो, लाइक मैंने इसका रेड रख दिया और इसका हमने रख दिया यहाँ पे ब्लू। तो आप इस तरीके से इन्हें थोड़ा और अट्रैक्टिव वे में अपनी शीट्स को यहाँ पे रख सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही अगर मान लो कि आप इसमें थोड़ी प्राइवेसी रखना चाहते हो, मतलब किसी ने वर्कबुक खोला और आप चाहते हो कि मेरी शीट उसको ना दिखाई दे, तो आप इसे गायब भी कर सकते हो। कैसे? आप सिंपली राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड का, आपको हाइड पे क्लिक करना है, आपकी शीट गायब हो जाएगी। फिर हमने राइट क्लिक किया, हमने किया हाइड, शीट गायब। क्लियर? अब बात आती है इसको वापस लाने की। तो आपको किसी भी शीट पे राइट क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस शीट को सेलेक्ट करो और ओके करो, वो शीट वापस आ जाएगी। फिर राइट क्लिक किया, अनहाइड पे गए, शीट सेलेक्ट, ओके किया, शीट वापस आ गई। अब लास्ट टाइम क्या है कि अगर मान लो किसी भी शीट को आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट के बटन पे प्रेस कर दो, वो शीट यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। सो आई होप कि इतना टर्म अभी तक जो हमने करा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हो, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हो और अगर आप इस स्क्रॉल के नीचे पे क्लिक करोगे तो आप और नीचे आ सकते हो। तो इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर हम बात करें इस नीचे वाले स्क्रॉल की तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से आप लेफ्ट राइट पोर्शन में आगे पीछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो लेआउट होते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक्सेल की शीट बहुत ज्यादा बड़ी है, 10,48,576 रो है, 16,384 कॉलम है, तो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब ऐसे में क्या है कि आप जो काम करोगे वो तो पेज के बिहाफ पे करोगे। मान लो एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हो तो वो हमें प्रिंट आउट किस पे निकालना है? A4 शीट पे निकालना है। तो आप ये चाह रहे हो कि ये इतनी बड़ी शीट पेज बाय पेज डिवाइड हो जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि एक पेज कितना बड़ा है और मैं उसके हिसाब से काम करूं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो ये है नॉर्मल लेआउट, नीचे आप देख पा रहे हो, साइड में आपको मिलता है पेज लेआउट।
जैसे आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपकी एक्सेल शीट पेज बाय पेज यहाँ डिवाइड हो जाएगी। ये रहा पहला पेज, इसके बाद ये रहा दूसरा पेज, और इसमें आपको पता चल गया कि आपका पहले पेज में कहाँ तक डेटा आएगा, तो वो आएगा आई कॉलम तक। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कितना करना है, आई कॉलम तक। इसके साथ ही जब आप वापस आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे लाइन खिंच गई है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लाइन खिंच गई है, जिससे आपको आपके पेज का डायमेंशन पता चल जाएगा कि आपका पेज एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो हमारा पेज एक्चुअल में कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, जो कि ऑन स्केल आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो पेज है वो कितना बड़ा है एक्सेल शीट में जिसमें आपको काम करना है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जूम स्लाइडर। इससे आप अपने जो एक्सेल शीट है उसको जूम कर सकते हो और जूम डाउन कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि मैं शॉर्टकट में भी जूम अप जूम डाउन कर रहा था, तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल की को आपको होल्ड करना है और माउस से स्क्रॉल बटन को ऊपर और नीचे करना है। जैसे आप ये करोगे तो आप देखोगे आपकी पेज यहाँ पे बड़ी होगी और छोटा। क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल की को होल्ड किया और माउस का जो स्क्रॉल की है इसको ऊपर करोगे आप तो ये जूम होगा, और नीचे करोगे तो ये जूम आउट होगा। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब आई होप कि गाइस एक्सेल से रिलेटेड जो ये बेसिक टर्म्स है, जो भी इंटरफेस आपके सामने आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका क्या रोल प्ले है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटे प्रैक्टिकल के साथ हम ये समझ लेते हैं कि एक्सेल के टूल्स का जो कुछ रोल प्ले होता है या इसमें कुछ जो फीचर्स मिलते हैं उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। इसके बाद हमने कुछ सब्जेक्ट ले लिया जैसे इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ठीक है। और इसके बाद हम सीरियल नंबर देंगे 1 2 3, इस तरीके से नाम हमने डाल दिया। कुछ नाम डाल देता हूँ मैं जैसे राजेश, महेश, सुरेश, नरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश, कपिल, जय और पुनीत, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं मार्क्स दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स दे दिए इनके। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सिर्फ 10 लोग का डेटा है, तो मैं जो सीरियल नंबर लिख रहा हूँ इसमें क्या है कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो 500 लोगों का डेटा है और मेरे को कोई सीरियल नंबर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे 1 लिखा, अगला स्टेप क्या हुआ 2, 2 ही हमने लिखा। इसके बाद आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉर्नर में जब आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ प्लस का ऐसा सिंबल आ रहा है, आपको ये सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है। आप देखोगे पूरे की पूरी जो रेंज है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। मतलब आपको सिर्फ पहले और दूसरे के लिए लिखना है, उसके बाद ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा। और ये सिर्फ यहाँ नंबरिंग के साथ नहीं है, आप कोई भी पैटर्न ले लो। कहने का मतलब जैसे ऑफिस में क्या होता है, सबकी एक अलग अलग आईडी होती है। मान लो यहाँ पे आईडी है ES0102, इस तरीके से आईडी मिली हुई है। और दूसरे की क्या होगी ES0103, ये मान लो दूसरे की आईडी हो गई। आपको दोनों को सेलेक्ट किया आपने और कर दिया ड्रैग, तो ये पैटर्न भी काम करेगा। तो अगर मान लो ऑफिस की आईडी है, कोई ऐसा रोल नंबर पैटर्न है या फिर सीरियल नंबर है, तो आपको सिर्फ पहले और दूसरे में लिखना है। बाकी 400 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, सब पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है जो कि आप नॉर्मली यूज कर सकते हो हर एक डेटा में। इसके बाद बात करते हैं, जैसे मुझे इन बच्चों का टोटल मार्क्स निकालना है, तो एक्सेल में क्या है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे यहाँ पे क्या इक्वल, मैं अभी आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम सीखेंगे आगे की वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में हम नॉर्मली इक्वेशन करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या इक्वल, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, प्लस किया इस सेल को और प्लस कर दिया इस वाले सेल को, मैंने किया एंटर। तो आपने यहाँ पे भी एक चीज क्या देखी कि मैंने सिर्फ इक्वल करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई किया, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे एक और टर्म में समझाता हूँ, अगर आप इक्वल करके 45 प्लस 65 प्लस 85 करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। आपको लग रहा होगा सर इसमें मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा ज्यादा हार्ड है, और इसमें तो सिंपल इक्वल किया, फटाफट लिख दिया, आगे आंसर। लेकिन फायदेमंद है ये, क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे कोने पे आगे इसको ड्रैग करूंगा तो सब में सेम वैल्यू ही रहेगी 195। लेकिन जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा कोने में आके तो सबका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। मतलब मेहनत करी मैंने सिर्फ एक के लिए, लेकिन बाकी सबका डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेल को सेलेक्ट किया है, इस सेल को सेलेक्ट, तो वो सेल के अंदर की वैल्यू को काउंट कर रहा है नंबर 1, और दूसरा इस रेंज को काउंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इसने ऑटोमेटिकली इस रेंज को चूज कर लिया। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है सेल सेलेक्ट करने की वजह से। और यहाँ पे हमने किसी सेल को सेलेक्ट ही नहीं किया था, सिर्फ एक इक्वेशन डाली थी, इसी वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आया।
आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मान लो आपको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन इस पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको परसेंटेज निकालना है, हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो हमने क्या इक्वल, तो ये है टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई किया इसे 100 से और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मान लो 300 है, हमने क्या एंटर, तो इसके परसेंटेज कितनी बन गई 65, और यहाँ पे इसी तरीके से हमने सबका निकाल दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 65 के साथ कुछ डेसिमल वैल्यूज भी आ रही है, तो आप यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करो और यहाँ पे एक्यूरेट परसेंटेज वैल्यू आपको मिल जाएगी, या फिर आप एक लेवल रखना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कर दो, इस तरीके से आ जाएगा। यह है इंक्रीज और यह है डिक्रीज डेसिमल, इस तरीके से आप डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो। अब इसके साथ ही गाइस जब आप इस फाइल पे क्लिक करते हो तो आपको इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो जो काम करना है, जैसे कि मान लो आप इसे सेव करना चाहते हो या सेव एज करना चाहते हो, आप सेव कर सकते हो। अगर आप सेव करते हो तो सिंपल आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से, और अगर आप सेव एज करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। बेसिकली बात करें तो इन दोनों सेव का जो रोल प्ले है वो एक ही है, दोनों का काम आप सेव करने के लिए यूज करते हो, बट इसमें जो फर्क है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सेव एज की बात करें तो आप इसे किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पीडीएफ में करना है, वेब पेज में करना है, किसी में भी आप सेव कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस सेव की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपने किसी सेव्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करा है, मान लो कि जैसे मैं बात करूं ये है, तो अगर मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है किसी भी नाम से, मैं सेव कर देता हूं, जैसे मैं इसको सेव कर देता हूं अमित के नाम से, सपोज मैंने यहाँ पे अमित के नाम से इसको सेव कर दिया, तो अभी जो इसमें सेव हो रखा है वो इतना काम है। लेकिन अब मैं दोबारा इस फाइल को खोलता हूं और मैंने इसमें कोई चेंज कर दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 99 कर दिया, इसको 99 कर दिया, इसको भी 99 कर दिया, तो ये जो मैंने 3 चीजें लिखी इसे तो मैंने सेव नहीं किया, तो जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये मुझसे बोलेगा कि जो चेंजेस आपने अमित की फाइल में किया है उसको आपने सेव नहीं किया, तो उसके लिए मुझे ये सेव ऑप्शन मिलता है, और वही ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ से। नॉर्मली आप देख पा रहे हो ये वाला जो सेव है, तो अगर आपने किसी पहले से सेव्ड हुई फाइल में कोई भी नया काम किया, सिर्फ उसको सेव करना है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे सिंगल सेव का, और नॉर्मली अगर उसे नए फॉर्मेट में सेव करना है तो सेव एज। इसके साथ ही आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप इस एक्सेल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे, जिसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिख जाएगा, किस पेज में कितनी कॉपीज प्रिंट करना है, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसके बाद बात करें अगर इस ओपन की, तो अगर आपने कोई भी फाइल को सेव किया हुआ है, जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको सभी फाइल जो आपने सेव्ड की है उसका यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। साथ ही आप ब्राउज करके अगर कोई नई फाइल है जिसे आपने किसी और लोकेशन पे रखा है, आपने डाउनलोड किया उस फाइल को या डेस्कटॉप पे रखा है, तो किसी भी लोकेशन में आप उसे सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, सिंपल। इसके अलावा अगर आपको एक नया पेज लेना है तो न्यू पे क्लिक करके आप नया पेज ले सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो में हमने एक्सेल से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स है उनको कवर करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस में हम एक्सेल से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनको कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें भी अचीव करेंगे। साथ ही मैं आपको एक और गुड न्यूज दे दूं कि एक्सेल का कॉन्टेस्ट रिलीज हो चुका है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे जाके आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और लगभग 10,000 रुपए का जो विन प्राइज है वो आप जीत सकते हो, 10,000। तो अगर आप एक्सेल में प्रैक्टिस करते हो, आपकी एक्सेल स्किल अच्छी है, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है अपना लेवल टेस्ट करने का और एक विन प्राइज जीतने का। सो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।